तो चलिए, बातों का सिलसिला जारी है और हम लोग लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं उन दिग्गजों से जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुनाव लड़ाने के लिए गोरखपुर पहुंच पाए हैं। अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका तारुफ मैं उन्हीं से लूं। क्या शुभ नाम है और क्या जिम्मेदारी आप देखते हैं आज़ाद समाज पार्टी? मेरा नाम MS आर्या एडवोकेट, राष्ट्रीय चेयरमैन हैं लीगल सेल आज़ाद समाज पार्टी के। और वर्तमान चुनाव में विधानसभा 322 गोरखपुर सदर, उसके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार उनके निर्देशन में निर्वाचन एजेंट भी हैं। चलिए, आपके बातों से एक सवाल निकल कर आया है क्योंकि आपने लीगल सेल का जिक्र किया और एक वकील है आप। तो पहले पृष्ठभूमि का सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आज़ाद समाज पार्टी से पूर्व भीम आर्मी, हालांकि दोनों एक ही हैं, इसने बहुत लोगों की लड़ाई लड़ी है, तमाम लोगों के लिए लीगल सपोर्ट की है। उस लीगल सपोर्ट में क्या कोई किस्सा ऐसा है आपके पास जो लोगों को बता पाए कि आपने किस तरह से अपनी वकालत के जरिए किन लोगों की भीम आर्मी के जरिए कुछ मदद की? देखिए, आप ये समझते हैं खूब अच्छी तरह कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, उसके साथ साथ चौथा स्तंभ आपका भी। और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो संसद है, जिसमें लेजिस्लेटिव्स बैठते हैं, जहां कानून व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, वो है। उसके बाद दूसरा स्तंभ उन कानून व्यवस्था को एग्जीक्यूट करने का जिनका जिम्मा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी to whom given to the execution of these legislation has been given to the executives, the government departments like police and other departments, उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण वो है जुडिशरी। Establishment of the judiciary is totally beyond the control of government and the executives. उनके कंट्रोल के बाहर एक भारतीय न्यायिक प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुसार इस भारत में स्थापित है, जिसकी प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी यह है कि जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों का रिव्यू करना, उन्हें देखना, और यदि वो कानून सही तरीके से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं बैठ रहे हैं, सही नहीं है, तो उनको परिवर्तित कर देना, उन पे स्टॉप कर देना, रोक लगा देना, और गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि आप इस तरह के कानून ना बना करके ऐसे कानून बनाइए। उसके लिए भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंगली एक लॉ कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट भारत में है। विडंबना इस बात की है कि जब से बीजेपी सरकार इस देश में आई है, भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है, तब से लेकर आज तक लॉ कमीशन के जो 5 अपॉइंटमेंट्स हैं, बेसिक अपॉइंटमेंट्स जिनको हम कहते हैं, उसमें चीफ जस्टिसेस और जस्टिसेस ऑफ द कंट्री जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो उसके सदस्य बनते हैं। आज तक वो खाली पड़े हुए हैं। जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से एक भी बार जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उसको पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। वहां से किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं ली जाती है, और सरकार जो अपनी मंशा के हिसाब से सोचती है वो कानून रातों रात इंपोज कर देती है। आप बहुत सारे कानून इस तरह के देख सकते हैं, जैसे किसान आंदोलन का था, ये थे। किसी भी कानून को बनाने से पहले एक प्रोसीजर था, बीजेपी सरकार से आने से पहले एक फॉलो किया जाना चाहिए था वो, लेकिन बीजेपी जब से आई सत्ता में, इन्होंने सबसे पहले ध्वस्त उस प्रोसीजर को किया कि नहीं, जो हम हैं वो हैं, हम बनाएंगे। आज व्यवस्था ऐसी हो गई है। अब आप देखिए, भारत में आप एक चीज बड़ी महसूस करते होंगे कि सारा कुछ इन्होंने, बीजेपी सत्ता जब से आई है, बीजेपी, इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। चाहे तो IAS अधिकारियों की पोस्टिंग की बात हम करें, लिटरल एंट्रीज हो रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस और आया है, इनका अखबार में भी आ रहा था, कि अब जो PCS की भर्तियां हैं वो भी लिटरल एंट्री से होंगी। मतलब लिटरल एंट्री का मतलब समझ रहे हैं? अगर आप मेरे रिलेटिव हैं, मेरे नजदीकी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको अफसर बना करके वहां बिठा दिया जाएगा जहां मैं चाहूंगा। आप लगातार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लगातार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो देश का जो लोकतंत्र है वो लचर और कमजोर है, और कहीं ना कहीं किसी संगठन या किसी संस्था या फिर किसी राजनीतिक दल के समीप वो पहुंच चुका है। आपकी बातों में आपने एक बात कही कि भारत की कई संस्थाएं
जो भारत के गवर्नमेंट के अधीन चलती हैं, अगर जुडिशरी को छोड़ दें तो जुडिशरी सिस्टम पे आपने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। या तो आप वकील हैं इस नाते, या फिर आप वकालत के माहिर हैं और संविधान के माहिर हैं। लेकिन एक बात बीच में निकल के आती है, जिस तरह से टैनी वाले मामले में जमानत हुई, जिस तरह से बाबा राम रहीम को जमानत हुई, जिस तरह से देश में सीए एनआरसी के कानून पर लड़ने वाले मुस्लिम नौजवान, बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी जेल में बंद हैं, उनकी कोई जमानत नहीं हुई। आजम खां जेल में बंद हैं बकरी चोरी के केस में और अन्य चोरी के केस में, उनकी कोई जमानत नहीं हुई। तो लगता नहीं आपको कि जुडिशरी सिस्टम पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव में किसी न किसी संस्था के या किसी न किसी सरकार के? तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो संस्था है ये अब बची रही है उन सब बातों से या उन सब सरकारी हमलों से? देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दूं। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने एक बात बड़े अच्छे तरीके से कही थी। एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा था कि देखिए, व्यवस्था चाहे हम कितनी भी अच्छी बना लें, कोई विधेयक, कोई कानून हम कितना भी अच्छा बना लें, कोई संस्था हम कितनी भी अच्छी स्टैब्लिश कर लें, यदि उस संस्था में रूल रेगुलेशन लागू करने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं है, तो वो संस्था अंततः, वो कानून अंततः बुरा साबित होगा। तो ये कौन करेगा? मेरा संकेत आप समझ गए होंगे। जो व्यक्ति वहां पर बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, यदि वो जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाते हैं, तो वो कानून अंततः बुरा साबित होगा, वो वेलफेयर में नहीं होगा। जहां तक बात है जुडिशरी की, जुडिशरी के लिए इस बात में कोई दो मत नहीं है कि वहां भी मानसिकता की दूषित मानसिकता तो वहां भी है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट ने उलट किए हैं। मतलब एक बार गलत डिसीजन हुआ उसके बाद तो, और बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं, हजारों सैकड़ों ऐसे डिसीजन पड़े हुए हैं आज की डेट में कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट ने माना ही नहीं। वही क्या? किसी भी अथॉरिटी ने नहीं माना। मेरा सवाल तो अंततः क्या हुआ? मतलब सरकार बड़ी हो गई ना जुडिशरी से, इसका मतलब वो नहीं, व्यक्ति की नीयत बड़ी हो गई, व्यक्ति की नीयत बड़ी हो गई। लेकिन वो व्यक्ति ही तो पावर है। हाँ, यस। तो दैट इज द इसीलिए आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन। इसीलिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन को आजाद समाज पार्टी काशीराम के माध्यम से इस लोकतंत्र को इस देश के अंदर पूरे तरीके से व्यवस्थित करके लागू करने की जिम्मेदारी महसूस हुई, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो वेल क्वालिफाइड, मोस्ट क्वालिफाइड हैं, एमए LLB हैं, उनको ये ऐसा लगा कि नहीं, अगर वास्तव में इस देश के नौजवानों का, इस देश की महिलाओं का, बच्चों का धर्म, जाति, संप्रदाय, स्थान, इससे ऊपर उठ के यदि भला करना है, तो उनके लिए नियम और कानून बनाने की ताकत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और यदि उनकी ताकत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी तो उसके लिए राजनीतिक सत्ता की तरफ जाना पड़ेगा, संसद में जाना पड़ेगा, विधानसभा में जाना पड़ेगा। क्या लगता है कितना समय ले लेगी चंद्रशेखर आजाद जी की ये पार्टी सत्ता में आने तक? क्या उम्मीदें हैं आपको? कितने लोग अब तक जोड़ चुके? कितनी बड़ी पार्टी आप गठन कर चुके? बहुत पैसा चाहिए होता है चुनाव लड़ने के लिए। हम देख रहे हैं लगातार गोरखपुर की जनता से अपील मांगी जा रही है कि वो जो बहुजन वर्ग है वो हमें सपोर्ट करे, वो कहीं ना कहीं हमें फंड करे ताकि हम ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं में ऐसे लोगों से टकराने के लिए इतना बड़ा फंड, इतना बड़ा पैसा कहाँ से अर्जित करेंगे? कैसे होगा मुमकिन? कैसे जीतेंगे? देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आज आपने छेड़ दिया। कभी किसी जमाने में मान्यवर साहब काशीराम, जो हमारे रहबर हैं, उनके सामने भी ये सवाल आया था, और मीडिया ने उस समय सवाल पूछा था कि आपके पास पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि चुनाव में तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो मान्यवर साहब काशीराम का एक सवाल था कि मैंने एक पेड़ लगा रखा है, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं हिला देता हूँ, पैसे गिर जाते हैं। पेड़ का तात्पर्य उनका अपने समाज से था, अपने नौजवानों से था, अपनी जनता से था। और वो समाज कौन सा? जो उन्हें चाहता था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, माइनॉरिटी, SC ST OBC, जनरल, सब जो उन्हें चाहते थे, जो उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखते थे। राजनीतिक सत्ता किसी भी धर्म या जाति के आधार पर हासिल नहीं की जा सकती, ऐसा सार्वभौमिक सत्य है। राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए आपको सभी धर्मों से, सभी पंथों से, सभी जातियों से, सभी स्थानों से,
समान विचार के व्यक्तियों को चुनना पड़ेगा। तो आप कहाँ चुन रहे हैं? आप तो सिर्फ बहुजनों की बात करते हैं। आप कहते हैं कि हमें पूरे बहुजन वर्ग को बात लेके साथ में हम चलेंगे। शोषित की बात करते हैं, हम शोषित की बात करते हैं, और शोषित की डेफिनेशन केवल बहुजन तक सीमित नहीं हो जाती। हम उस शोषित की भी बात करते हैं जो बेशक चाहे सामान्य वर्ग में आता हो। यदि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ वो गुहार लगाता है कि मुझे आवश्यकता है उनकी मदद की, तो यकीन मानिए भीम आर्मी का एक एक सिपाही, आजाद समाज पार्टी का एक एक सिपाही उन शोषित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको न्याय दिलाने के लिए तत्पर है, खड़ा हुआ है आज। तो बड़ी ही बेबाकी से एमएस आर्य साहब ने अपनी सारी बातें रखी, कई बुनियादी बातों पर उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने एक बात कही कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस रानी का ऑपरेशन कर दिया है जिससे भावी राजकुमार पैदा होते थे, पर कहीं ना कहीं ये व्यवस्था ईवीएम नाम की एक रानी पैदा कर ली है जिससे अभी भी उनके हिसाब से कुछ व्यवस्था के बच्चे पैदा हो जाते हैं और कुछ राजकुमार पैदा हो जाते हैं। अब बात है उस बात की कि उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल तो जीता है, अब वो दिल वोटों में कब परिवर्तित होगा ये आगे की बात है। कई सवाल जिनके जवाब आप लोग चाहते थे, हमने कोशिश की है उन्हें उठाने की और आप तक पहुंचाने की। इसी सिलसिले को आगे बरकरार रखने के लिए एक और शख्सियत से बात करेंगे अगले क्रम में। तब तक फैक्टम पे बने रहिए। आप है भीम आर्मी के दिग्गजों के साथ जो अब असपा के साथ चल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए। शुक्रिया।